अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। और मेरा इस यूट्यूब चैनल बनाने का और इस पे जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो स्पीच पोस्ट करने का मकसद यही है कि वो तमाम लोग जो उर्दू ज़बान समझते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको ये आसानी से मालूमात फराहम हो सके कि दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि हमने ये देखा कि पूरी दुनिया में प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, किसी में अंग्रेज़ी है, कहीं अरबी आ रहा है, कहीं पे दूसरी ज़बानों में बातें की जा रही हैं, लेकिन उर्दू ज़बान में मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे चैनल होंगे जिसमें एक सहल अंदाज में कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि जनाब पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है या गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट है या करेंसी मार्केट है, उसमें क्या कुछ हो रहा है और वाई दे आर मूविंग, क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्यों मार्केटें नीचे गिर रही हैं। ये तमाम पहलुओं पर एक जायज़ा लिया जाता है और बताने की कोशिश की जाती है अपने जो चाहने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, और ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर हैंडल कर सके। अच्छा, बहरहाल जो खबरें हैं वो कुछ ये हैं और कि ख़ास तौर पे आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे है, बरोज़ बुध है और बुध वाले दिन 16 नवंबर बुध का दिन है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑयल के हवाले से रिपोर्ट हमारे पास आती है जिसको यूएस इन्वेंट्री रिपोर्ट को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट कहा जाता है। और उसकी जो रिपोर्ट होती है उससे एक दिन पहले हमारे पास रात के 2 बजे तक एक रिपोर्ट आती है जिसको API अमेरिका के कमर्शियल क्रूड ऑयल के नंबर्स होते हैं। ये भी कल रात को हमारे पास आए और वो काफ़ी डिक्लाइन कर गए डाउन साइड पे। जो हमारे पास रिपोर्ट आई कि -5.835 मिलियन बैरल का रिडक्शन हो गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज अर्ली मॉर्निंग हमने देखा कि 87.35 तक का क्रूड ऑयल ने हाई किया। और आज शाम को जो 8:30 बजे रिपोर्ट आएगी क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की, वो भी डाउन साइड पर आने की इंडिकेशन है। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया कि जनाब क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑल नेगेटिव जो फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन क्रूड ऑयल की जो मार्केट एक स्टक हुई है 85, 86, 87 के दरमियान, उसके स्टक होने के पीछे जो स्टोरी चल रही है वो है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। हमारे पास ये पिछले 15-20 दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि जनाब चाइना में बहुत शदीद हंगामा आराई हो रही है, इश्तियाल अंगेज़ी है और वहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन और शट डाउन की जो सोबतें लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबारी मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब जो चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी है इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए ताकि लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर आ सकें। अच्छा, इन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि जनाब चूंकि प्रोटेस्ट बहुत हो रहा है चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी को ख़त्म करने के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता चला जा रहा है चाइना की इकोनॉमी पे, चाइना की गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इस पॉलिसी को जल्द अज जल्द ख़त्म करें या अगर ख़त्म नहीं करते तो उसमें नरमी लेकर जाएं। अच्छा, अब नरमी के बेसिस पे ये होगा कि जनाब गाड़ियां चलने लगेंगी, लोग ट्रैवल करेंगे, एयरलाइन सेक्टर चलेगा, एक पहिया चलना शुरू हो जाएगा इकोनॉमी का। अभी इकोनॉमी का पहिया अगर 20-30% चल रहा है और अगर नरमी लेकर आई जाती है तो मैं समझता हूं कि 70-80% चाइना का पहिया चलना शुरू हो जाएगा, चाइना की इकोनॉमी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, जब बेहतर होगी तो जाहिर है जब पहिया चलता है तो इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमी चलती है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल की जरूरत होगी तो जाहिर है क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो अपर साइड पे जा सकती हैं। तो इन्हीं बेसिस पे हम क्लोजली वॉच करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, पर्टिकुलरली के जीरो कोविड पॉलिसी के हवाले से वहां पे क्या बयान आता है। तो इसको बड़ा क्लोजली हमें देखना पड़ेगा और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इसको देखें, अपने डिफरेंट चैनल्स पे इसको जरूर देखें ताकि अगर आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस को ऊपर या नीचे देखना चाहते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है इस हवाले से भरपूर होनी चाहिए। तो बहरहाल आज भी हम देखेंगे कि रात में जो इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी क्रूड ऑयल की उस पर क्या कुछ होता है। अच्छा, बहरहाल कल की अगर हम बात कर लेते हैं, कल हमारे पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की एक इन्फ्लेशनरी रिपोर्ट थी और इसके आने पे नॉर्मली मार्केट में इतना ज़्यादा भौचाल जैसी कैफियत नॉर्मली नहीं होती, लेकिन कल हमने ये देखा कि जब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो मार्केटों में एक सडन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। यानी अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, गोल्ड, सिल्वर, करेंसी,
क्रूड ऑयल, इवन हर आइटम में जो ना वो तेजी आ गई, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई गई कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 0.4 की जगह 0.2% आया, और 0.2% आने का मतलब ये है कि अब अमेरिका इंटरेस्ट रेट जो 75 बेसिस पॉइंट 4 बार बढ़ा चुका है, माइट पॉसिबल नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, दिसंबर की आखिरी मीटिंग होगी, उसके अंदर अमेरिका अपने शरह सूद में 0.75% ना बढ़ाए, बल्कि वो कम बढ़ाए, 0.5% या 0.25% बढ़ाए, या हो सकता है कि ना बढ़ाए। तो इस स्पेक्यूलेशन पे हमने ये देखा कि कल बाजारों में बड़ी तेजी आ गई, और स्टॉक मार्केट और हर आइटम जो है वो अपर लेवल्स पे चले गए, और करेंसी मार्केट जो है उसमें भी लेटर ऑन ऊपरी सतहों पर गए, फिर मार्केट नीचे आए, और एक बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन हो गई, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग स्पेक्यूलेशन कर रहे होते हैं कि जनाब नहीं 25 बेसिस पॉइंट नहीं 0.5 बेसिस बढ़ेगा, नहीं 0.75 बढ़ेगा। तो इन स्पेक्यूलेशन पे हमने ये देखा कि मार्केट में एक अपर साइड लोअर साइड पे बहुत ज्यादा मूव आई, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जनाब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो पीपीआई की रिपोर्ट है या सीपीआई की रिपोर्ट है, इस पे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। हमें सिर्फ जो तवज्जो रखनी चाहिए वो उसकी टाइम लाइन है, उसकी टाइम है कि जनाब कितने बजे रिपोर्ट आएगी, कब आएगी, 6:30 बजे आएगी, 7 बजे आएगी, 8 बजे आएगी। इन पहलुओं पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये प्रेडिक्ट करूं कि जनाब रिपोर्ट आने से पहले मैं बता दूं कि जनाब मैंने वो तोता पाला हुआ, और मैं कहूं कि जनाब मेरे तोते ने ये फॉल निकाला है कि मार्केट ऊपर जाएगी, दैट विल बी नॉट ट्रू। तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि जनाब बाजारों में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी रिपोर्ट आ रही है, और किस बेसिस पे क्या हो सकता है। और अदर पार्ट पे हम इस फंडामेंटल के अलावा अगर हम अपने टेक्निकलिटीज को फॉलो करते हुए चले, कि हम जैसे देख रहे हैं कि 1780 का बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था गोल्ड का, मार्केट 1780 से ऊपर निकल गई, 1791 का कल हाई हो गया। तो ये सारे टेक्निकल्स जो है हमारे पास जरूर होने चाहिए। अब जैसे कि हमें मालूम है कि 1805 पर $1805 पर आउंस के हिसाब से जो गोल्ड की कीमत टेक्निकली बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड प्लस आपको पता हो कि कौन सा डेटा किस वक्त आने वाला है, जिसके बेसिस पर आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें। अच्छा, अब ये जब पीपीआई की रिपोर्ट आई, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई, इस बेसिस पे काफी मार्केट में उतार चढ़ाव आया। बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि बहुत सारी मीडिया पे खबर चल रही थी कि जनाब रूस हार गया है, और रूस ने यूक्रेन से जो है फौजों का इनखला शुरू कर दिया है। मैंने उस दिन भी आपसे यही बात अर्ज की थी कि ये हम तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, हम CNN देख रहे हैं, हम BBC देख रहे हैं, वो तमाम चैनल्स को हम देख रहे हैं जो कि अमेरिका के अंडर में कंसिडर किए जाते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि रूस का जो चैनल है, रूस का जो मीडिया है, वो क्या बता रहा है। तो ये सारे CNN और BBC पे खबर आने लगी कि जनाब रूस जो है वो हार गया है और उसने विड्रॉल शुरू कर दी है, और जनाब यूक्रेन में हालात अच्छे हो रहे हैं। और कल क्या हुआ, यही बात मैंने आपसे अर्ज की थी कि कल यूक्रेन और पोलैंड का जो बॉर्डर है, जहां पे यूक्रेन के बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट करके पोलैंड पे गए हैं, वहां पर मिसाइल दागे गए हैं। तकरीबन 7-8 मिसाइल रूस ने दाग दिए, काफी लोग वहां मर गए, हलाकत हुई। तो ये सारी बातें आपके सामने मैंने पहले ही बता दी थी कि जनाब ये कहना कि रूस हार गया और रूस विड्रॉ कर रहा है, दैट वाज नॉट ट्रू। और यही हुआ कि कल अगर हम इस बात को देखें कि जनाब रूस ने विड्रॉ कर लिया, तो कल क्या हुआ ये वाकया, कल यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पे क्यों अटैक किया गया। तो बहरहाल ये सारी चीजें हमें पूरा एक क्लोज कैनवस में देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रू। ये नहीं कि हम सिर्फ CNN देख लें या BBC देख लें, वो तमाम चैनल जो अमेरिका के तसल्लुत में है उसको देखेंगे तो हमें तस्वीर का सिर्फ एक रुख नजर आएगा। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि G20 की मीटिंग जो इंडोनेशिया में हो रही है, उसमें एक इमरजेंसी मीटिंग डिक्लेयर की गई है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल कि जनाब पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पे जो कल अटैक्स हुए हैं, मिसाइल दागे गए, इस बेसिस पे क्या कुछ हो सकता है और इस पे कौन सा एक सख्त रिएक्शन आ सकता है अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि जनाब यूक्रेन के ऊपर अभी तक जो रूस की जो वार है वो अभी तक बरकरार है। तो बहरहाल इसको हमें देखना पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे चेक करना पड़ेगा।
اچھا، اس کے علاوہ کل ایک رپورٹ آئی تھی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. کل ایک رپورٹ تخلیق کی گئی اور وہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جناب جو الیکٹرک وہیکلز ہیں جس میں نیو ہے، ٹیسلا ہے، نسان ہے، یہ جو الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں ان کی پرفارمنس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کل ڈکلائن کر گیا. اچھا، اب یہ ڈکلائن کرنا ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا کروڈ آئل کی پرائسز پہ. اگر یہ خبر آتی ہے کہ جناب الیکٹرک کاریں جو ہے وہ اتنی فیزیبل نہیں ہیں، ان کا جو ڈیٹیکٹیو جو سینسر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اس میں ایس یو وی گاڑیاں جو ہیوی ویٹ گاڑیاں ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جو کمبشن انجن ہوتے ہیں جس میں رنگ پسٹن ہوتے ہیں وہ گاڑی زیادہ پاورفل ہوتی ہیں رادر دین کہ جناب الیکٹرک گاڑی جو ہائبرڈ گاڑیاں ہیں، جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں اس کے اندر اتنی زیادہ پاور موجود نہیں ہے. اور پاور ڈیپینڈ کرتی ہے بیٹریز پہ. بیٹری تھوڑی سی بھی خراب ہوتی ہیں تو جناب گاڑی ایک جگہ کھڑی ہو جائے گی. لیکن جو ہم سال سے تقریباً 200 سال پرانا یہ جو کمبشن انجن چل رہا ہے جس میں رنگ پسٹن ہوتے ہیں، ان کی جو پاور ہے اس پاور کا مقابلہ یہ الیکٹرک کاریں نہیں کر سکتی. اچھا، یہی کل ایک رپورٹ آئی اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے الیکٹرک کاروں کا وہ ڈکلائن کر گیا، اس کا کانفیڈنس ڈاؤن ہوا ہے. تو بہرحال یہ اس بیسس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو کمبشن انجن والی پرانی ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں ہمارا آپ کے پاس، وہ گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. وہ جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو کروڈ آئل کی پرائسز بڑھ سکتی ہیں، کروڈ آئل کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک رپورٹ تھی، آپ نیٹ پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں اور آج ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ خبر رہے گی شام کو 6:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق امریکہ کی رپورٹ آ رہی ہے ریٹیل سیلز. بگیسٹ رپورٹ ہے، بڑی رپورٹ ہے، بالکل ایسے ہی رپورٹ ہے جیسے سی پی آئی پی پی آئی کی رپورٹیں آئیں اور اس میں مارکیٹ میں بھوچال جیسی کیفیت رونما ہوئی. آج 6:30 بجے وہ رپورٹ شائع کی جائے گی. ریٹیل سیلز ون آف دا بگیسٹ رپورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. تو بہرحال اس پر آپ اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھیں اور دیکھیں کہ شام 6:30 بجے آج کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ رپورٹیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں جو کہ بین الاقوامی سطح پر کنسیڈر کی جاتی ہیں اور اس پہ مارکیٹیں موو کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ سامنے ہے. پاکستان میں جو انسرٹینٹی چل رہی ہے پولیٹیکلی، جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی اتنی زیادہ کانفیڈنس ہپ نہیں ہو پا رہا ہے. اور اس کی تازہ ترین مثال ہمارے سامنے ہے. پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ جناب جو ڈی فیکٹو کنگ ہیں ایم بی ایس محمد بن سلمان صاحب، شہزادہ محمد بن سلمان صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، لیکن انہوں نے اپنا جو دورہ پاکستان تھا وہ ملتوی کر دیا یا منسوخ کر دیا فی الحال، جس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کوئی زیادہ ہلچل دکھائی نہیں دے رہی ہے. مارکیٹ میں جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے وہ شیک ہوا ہے. پاکستان کی جو ڈالر مارکیٹ ہے وہ ایک اسٹینڈ اسٹل ہے 221 روپے کے اوپر، 222 روپے کے اوپر. مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے میں نہیں آ رہا. کل رات کو ہمارے پاس رپورٹ آئی کہ پاکستان نے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی ان کی قیمتوں میں. تو مارکیٹ میں کوئی ایسی بھوچال جیسی والی کیفیت دکھائی نہیں دیتی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں. پاکستانی نارمل ہے. تو میری پاکستان کے جو حکام اعلیٰ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان سے ہماری جو یہی ایک عام پاکستانی کی خواہش ہے کہ جلد از جلد الیکشن جو ہے وہ اس کی تاریخ دی جائے، الیکشن منعقد کرائے جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ الیکشن کا رونا جو ہے وہ اتنا زیادہ رویا نہیں جا سکتا. ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب سے زیادہ برائی اور ہم سب سے زیادہ اگینسٹ باتیں کرتے ہیں جوڈائزم کی یا جوز کی یا اسرائیلی حکومت کی کہ جناب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں اسرائیل میں 5 الیکشن ہو چکے ہیں. اسرائیل جیسا ایک چھوٹا سا ملک جس کی کل آبادی جو ہے تقریباً 1.25 کروڑ کی ہے اور وہاں پر فلسطینی بھی رہتے ہیں اور وہاں پر وہ 4 سال میں 5 الیکشن کروا چکے ہیں. تو وائی ناٹ پاکستان میں جب اتنی زیادہ کیوس، انیرکی اور ایک ٹینس سچویشن کریٹ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو کامے والا ہیں ان کو جلد از جلد الیکشن اناؤنس کرنے چاہیے تاکہ جو ایک کانفیڈنس جو ہمارا ڈسٹرب ہوا ہے پوری بین الاقوامی بازاروں میں وہ جلد از جلد بحال ہو سکے اور پاکستان میں جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے، ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ آ سکے، پاکستان کی اکانومی کا پہیہ بہتر طور پر چل سکے، پاکستان میں سی پیک کے جو رکے ہوئے معاملات ہیں وہ تیزی سے آگے چل سکیں. حیدرآباد ٹو سکھر جو موٹر وے تیار نہیں ہو پا رہی ہے، کئی سالوں سے پینڈنگ کا شکار ہے، وہ تیزی سے ہو سکے، ایک عام عوام کو ایک جلد از جلد سہولتیں میسر آئیں
تو یہ ہماری خواہش ہے. تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں, ہوپ فلی اس سے فائدہ ہوتا ہوگا آپ کو. آج شام 6:30 بجے تیار رہیں, امریکہ میں ریٹیل سیلز کی رپورٹ آئے گی اور مارکیٹ میں ایک اتار چڑھاؤ والی کیفیت رہے گی. تو انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج شام کو کیا کچھ ہوتا ہے. جاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن, اور اس پلیٹ فارم کو www.yasinanalysis.com کو جلد از جلد جوائن کریں. تھینک یو, خدا حافظ.